भी है कि नेक्स्ट संडे को हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पर और बट डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अगर इंटरेस्टेड है सुनने में तो अभी बोल रहे हैं, फिर आप लोग जैसा कहिएगा वैसा करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं बहुत लोग तो चले गए। धन्यवाद साथी मॉडरेटर। बहुत लोग चले भी गए हैं और बहुत लोग हैं भी। हाँ बैठिए ना, और बहुत लोग वैसे भी हैं जो संडे का जो स्टडी सर्किल होता है उसमें रहते भी। हाँ बैठिए, बैठ के बात कीजिए। नहीं ठीक है। तो टॉपिक जो है आपका CAA NRC का मसला, दावे, साजिश और चुनौतियाँ। बहुत सारी बातें इकोनॉमिक एस्पेक्ट खास करके आपका जो है क्या इसका इकोनॉमिक एनालिसिस हो सकता है, क्या चीज़ें दबाई जा रही हैं, क्या सामने रखी जा रही हैं, क्यों रखी जा रही हैं, ये बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। ज़्यादा हम आपके सामने अभी टेक्निकल और डीप में जाकर के हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 29 को या नेक्स्ट संडे को भी हम टाइम दे पाएंगे कि नहीं इस पर डाउटफुल, तो 29 तारीख को हमको दिल्ली निकलना है। तो इस बात की गारंटी अभी नहीं हो सकती। वो बाद के दिनों में अगर होगा तो बहुत ज़्यादा डीप में अगर करना होगा तो जो हम लोग का फॉर्मेट रहता है स्टडी सर्किल, तो उस फॉर्मेट में हम लोग कर लेंगे। एक दो चीज़ों पे मैं फोकस आपका दिलाऊंगा, शायद थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग सबकी होगी। एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट असम NRC पर रोहिणी मोहन का आया हुआ है। रोहिणी मोहन का एक रिपोर्ट है, 1.5 घंटे का रिपोर्ट, जिसे रामचंद्र गुहा मॉडरेट कर रहे हैं। उस रिपोर्ट को फाइंड आउट यूट्यूब पर करिएगा, हम कल स्टडी सर्किल वाले ग्रुप में उसको भेजे भी थे। उस पूरे रिपोर्ट को देखिएगा पहले। एक आपको ये कह सकते हैं कि एक इंपिरिकल नजरिया आपको मिलेगा कि आखिर NRC कराने में दिक्कत कहाँ है। दिक्कत ना हो, थोड़ी सी चीजों को अगर हम हाईलाइट करें रोहिणी मोहन के रिपोर्ट का। हमने इससे पहले LLM डिपार्टमेंट में एक सेमिनार किया था, तो सैटरडे सेमिनार, उसमें हमने कुछ नहीं किया था, हमने अपना उस पे पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, प्रेजेंटेशन दिया था। उस प्रेजेंटेशन में केवल उस रिपोर्ट का जो एक्चुअल डेटा हैं, जो एक्चुअली वहां हुआ, उसी को हमने प्रेजेंट किया था। थोड़ी बहुत चीजों को आपसे हम शेयर करना चाह रहे हैं उस पे। उसमें ये पहला कि सपोज दैट अगर हम आसाम को लेते हैं, जो एक सैंपल हम लेते हैं प्रैक्टिकल, आप कहें कि सर्वे करने के लिए हम अगर बात आपसे करें, तो हमने सर्वे करना शुरू किया। सर्वे करना जब हम शुरू किया तो उसमें ये बताया गया उस रिपोर्ट में, जो कि गोपाल कृष्ण भैया ने भी बताया, सर ने भी बताया, दिवाकर सर ने भी बताया, लेकिन उस कंक्रीट वे में अगर हम जाते हैं, अभी तो थ्योरेटिकल हम लोग बात कर रहे थे संविधान के हिसाब से ये प्रोविजन है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, रियली प्रैक्टिकली क्या वो लोग फेस किए। अब मान लीजिए कि एक फैमिली है, एक फैमिली में सपोज दैट, जैसा कि सर ने भी कहा कि एक ग्रैंडफादर हैं, उनके पास कोई ये प्रूफ करने का डॉक्यूमेंट नहीं है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, डेट ऑफ बर्थ का ईयर कहाँ है, घर कहाँ है, कुछ भी नहीं। अब उनके मान लीजिए 5 बच्चे हैं, और 5 बच्चों में से मान लीजिए कुछ बच्चों का शादी हो गया, उसकी वाइफ भी है। वाइफ एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जिसके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ कुछ नहीं, न डेट और बर्थ प्रूफ कर सकती है, ना रेजिडेंट प्रूफ कर सकती है, ना वोटर आईडी प्रूफ कर सकती है, कुछ नहीं प्रूफ कर सकती। ज्यादातर यही है, यही सबसे बड़ी समस्या है। अब उसमें और एक चीज आप जोड़ दें कि सपोज दैट हम हैं, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसा कि सर ने अभी नाम में करेक्शन कराने के बाद कि हम टेस्ट करना है, ब्लॉक से लेकर के राष्ट्रीय सरकार तक अभी हमको जाना है, तब जाकर के नेम में करेक्शन होगा। अगर वैसी टेक्निकल गड़बड़ी भी आपकी है तो आप NRC में काउंट नहीं किए जाएंगे।
हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रोहिणी मोहन का रिपोर्ट देखिए, उसको देखिए और उसके बाद आप अंदाजा लगाइएगा कि एक व्यक्ति, उसमें हेमंत विश्वास करके एक व्यक्ति का उसमें जिक्र आया है उस रिपोर्ट में, वो लगभग 12 साल से असम में रह रहा था। उस 12 साल में, वो 12 साल से असम में रह रहा था, एक बगल का परिवार आसामीज था, ये बेचारा बंगाल से गया, ये 9-10 साल से वहां रह रहा था, दोनों में आपस में संबंध भी है, सब कुछ है। जब एनआरसी किया गया 9 साल पहले से, ये अभी का प्रोसेस आप केवल मत समझिए, 9 साल पहले से वो जेल में, वजह कि उसके पास ये प्रूफ करने के लिए कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं था कि हमारा जन्म कब हुआ था, हम रेजिडेंट कहाँ के हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट। अब देखिए ये सिचुएशन और कितनी बुरी हो सकती है। ये तो केवल एक बात हुई कि हमको प्रूव करना है कि व्हाट इज माय रेजिडेंट, हमारा आवास कहाँ है, हमारा जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जेल में चला गया। कंसेंट्रेशन कैंप आप कह सकते हैं, डिटेंशन सेंटर जिसको कहा जा रहा है, अगर थोड़ा और फिजिकल होइएगा तो हिटलर का कंसेंट्रेशन कैंप आप कह लीजिए। उसमें क्या प्रोविजन है कि पुरुष अलग रहेगा, अलग डिटेंशन सेंटर में, महिला जो है वो अलग डिटेंशन सेंटर में रहेगी, बच्चे जो हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहेंगे। 9 साल के बाद बंदा रिलीज होता है, वो भी कैसे, परिवार, अब समझ लीजिए कि उसकी पत्नी जो है वो दूसरे कंसेंट्रेशन कैंप डिटेंशन सेंटर में है, वो पुरुष जो हस्बैंड है वो दूसरे डिटेंशन सेंटर में है, बच्चे जो हैं वो दूसरे डिटेंशन सेंटर में। अब 9 साल के बाद करेगा क्या, कौन उसके लिए खड़ा है, तैयार है कि मान लीजिए कोई पिटीशन फाइल करे, हेबियस कॉर्पस का पिटीशन फाइल करे, रीट फाइल करे, करेगा कौन? उसमें ये बताया गया है कि वो बंदा जो बगल का आसामी था, मतलब आसाम का रहने वाला, वो आसामी नहीं जो हम ट्रेडिशनल सेंस में समझते हैं, वो कहीं से पैसा जुगाड़ करके हाई कोर्ट में रीट करता है हेबियस कॉर्पस का, और रीट करने के बाद हाई कोर्ट डांट लगाता है कि किस आधार पर आपने उसको वहां रखा, और अल्टीमेटली उसको रिलीज किया। रिलीज करने के बाद सारे उसके फैमिली वाले फिर एक होते हैं। ये बजाते उनके इंटरव्यू में कोट किया गया है, बताया गया है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। सपोज दैट एक बुजुर्ग महिला है, वो अपना ब्लड रिलेशन, अपना रेजिडेंट कहीं से प्रूफ नहीं कर पाती है, उसके पास कुछ नहीं है। अब 80 साल की, सपोज दैट हम एक एग्जांपल है, मैं सोच रहा था कि मेरी दादी है, 95 साल का एज हो गया, कैसे प्रूफ करेगी कि मेरा डेट ऑफ बर्थ का क्या है? और खास करके उन महिलाओं का सोचिए ना जो आपके यहाँ वाइफ बन करके आती, उनके पास कुछ नहीं है प्रूफ करने के लिए, और अगर वो ये डेट ऑफ बर्थ अपना प्रूफ नहीं कर पाती हैं तो वो जो है आपके सिटीजनशिप के लिस्ट से एक्सक्लूड हो जाएंगी, और उसके बच्चे वो सिटीजनशिप होंगे अगर प्रूफ कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब ये पूरा का पूरा सिचुएशन है। वहां पे ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिला, उनके रिपोर्ट में ये कोट किया हुआ है कि अगर आपके नाम में ए छूटा हुआ है, सपोज दैट किसी वजह से, किसी बाढ़ के, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो ए छूट गया, तब तो क्या होगा, एनआरसी में आपका नाम इंक्लूड नहीं होगा। चलिए ये प्रॉब्लम यहीं छोड़ देते हैं, इस प्रॉब्लम को हम यहीं छोड़ देते हैं। आप आगे बढ़िए, थोड़ा सा उससे आगे बढ़िए, और उससे सिचुएशन भयंकर आपके सामने उभरते हैं। सपोज दैट आप गरीब हैं, असम के ब्रह्मपुत्रा जो नदी है जिसमें साल भर में 4 बार बाढ़ आ ही जाता है, सब चीज आपका लॉस्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसा पेपर आप रखे हैं कि उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, आप उस पे अमल है। आप ले करके गए, कहां जाएंगे, सबसे पहले डीएम के पास। सपोज दैट डीएम कहता है, उसका कोई प्रोसीजर नहीं है, ये रिमेंबर, ये इस बात को याद रखिएगा, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1946 है, उसके हिसाब से ये सारा चीज हो रहा है।
और मान लीजिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है पुराना सुराना, कहीं से आपने वो करके लाया। अब इसमें आप सोचिएगा, थोड़ा गौर से सोचिएगा कि एक आपको नाम करेक्ट अगर कराना होता है खुद आपको या हमको, जो कि इकोनॉमिकली एक कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में, तो आपको कितना दौड़ना पड़ता है। एक एफिडेविट बनवाने में आपको लगभग 400 रुपए लग जाता है। एक गरीब दिहाड़ी मजदूर को कितना क्या करना पड़ेगा कि एफिडेविट बने, एक डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करे, और लेके जाने के बाद डीएम के पास ये अथॉरिटी है कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, रिजेक्ट भी कर दे। उसका कोई गाइडलाइंस, उसका कोई गाइडलाइंस नहीं है कि वो डीएम जो है वो किस तरीके से उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा। अब पूरे एनआरसी एक्सरसाइज में, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स एक्ट में, सब में जो भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया उसमें देख लीजिए कि एक ट्रिब्यूनल को काम करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो क्या है, और उसके लिए क्या पैरामीटर है। कि मान लीजिए कि आप एक ट्रिब्यूनल के हेड हैं, आर्बिट्रेटर है, ये एक आर्बिट्रेटर है, ये बरपेटा में है, आप गुवाहाटी में है। गुवाहाटी का आर्बिट्रेटर आधार कार्ड को एक वैलिड प्रूफ मानता है, लेकिन बरपेटा वाला नहीं, बरपेटा वाला नहीं मानता। वही अगर आप दूसरे जिले में चले जाएं तो वो आपके मैट्रिक वाले सर्टिफिकेट को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मान लेगा, लेकिन दूसरा उसको नहीं मानेगा। ये दूसरा उसको नहीं मानेगा, उसके डिस्क्रिप्शन पर है। और इसको ये कहते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ है। हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं कि कानून का शासन का मतलब क्या होता है। भैया ने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि आर्बिट्रेरीनेस है ये अपने मन से करने वाली बात है कि हमारा मन, हम एक्सेप्ट करेंगे चाहे नहीं करेंगे। उतना ही नहीं, पूरा लॉबी वहां चल रहा है एडवोकेट्स का। कितने लोगों का क्या डॉक्यूमेंट ले लिया गया, उस डॉक्यूमेंट देने वाले को भी नहीं पता है कि हमारा केस कब सुना जाएगा, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता है कि डेट पड़ता कब है, हमारा क्या होना है, होगा कि नहीं होगा। यही नहीं, अच्छे अच्छे गरीबों से, मतलब अच्छे अच्छे इसलिए कह रहे हैं तो मजबूर है देने के लिए, 20-20 हजार रुपया दिए, 1-1 लाख रुपए तक लोग दिए हैं, लेकिन अभी उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। अब आगे बढ़िए, उसमें शुरुआती दौर में प्रोविजन था कि जो उस ट्रिब्यूनल का जो हेड बनेगा कोई भी लॉयर हो सकता है जिसका 5 साल का प्रैक्टिस, ठीक है। उसका गाइडलाइन क्या है, कैसे काम करेगा, उसका कोई गाइडलाइन क्या है, वो लोग एक्सप्रेसली नहीं बोले हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि कुछ लोग डर के बिना नाम बताए कि कहीं एक्सपोज नहीं किया जाएगा, एनोनिमिटी के आधार पर उन्होंने बताया कि हमको इंस्ट्रक्शन है कि रिजल्ट दिखाओ तो कितने लोगों को एनआरसी से बाहर किए, कितने लोगों को एनआरसी से बाहर किए, और ये दिखाओ, हमको रिजल्ट दिखाओ। उसके बाद फिर सरकार ने नोटिस दिया कि और जो ट्रिब्यूनल से उनको बढ़ा दीजिए, उसका भी कोई पैरामीटर नहीं। एक ट्रिब्यूनल दूसरा डॉक्यूमेंट मांगता है, दूसरा ट्रिब्यूनल दूसरा डॉक्यूमेंट मांगता है, तीसरा ट्रिब्यूनल तीसरा डॉक्यूमेंट मांगता है। अब आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, और सपोज दैट अभी इस बात को भी हम क्लियर करें कि आपके पास अभी गाइडलाइंस कुछ नहीं आया है एनआरसी से रिगार्डिंग, कि क्या उसका गाइडलाइन होगा, क्या इसी तरह से एप्लीकेशन बेसिस पे आपका एनआरसी कंडक्ट किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो बार बार यहां पे ये बात आई कि इससे शायद, हो सकता है सही भी मैं कह रहा हूं या गलत भी कह रहा हूं, कि शायद अगर गरीबी का पैरामीटर हम देखें, रजिस्ट्रेशन का पैरामीटर देखें, तो यूनिसेफ का रिपोर्ट है कि मात्र 52% भारतीयों के पास बर्थ रजिस्ट्रेशन है। बाकी जो बचे वो कैसे प्रूव करेंगे, और क्या वो बाकी बचे लोग केवल मुस्लिम हैं या हिंदू भी, या शायद वो मेजोरिटी में हिंदू हैं। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारा पीएचडी भी हो जाए तो नाम में करेक्शन शायद नहीं हो पाता है, कराने में कितनी डिफिकल्टीज हैं। ये हम और आप जब फेस कर सकते हैं तो हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति क्या करेगा,
कैसे प्रूफ करेगा? और एक बात ध्यान में रखिए कि मात्र जैसे डी वोटर्स का एक कंसेप्ट आया था एनआरसी में, वहां पे असम में टीएन सेशन का देन है, आपको इसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, इसका क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं कि एक अधिकारी जो क्लर्कियल अधिकारी है, अगर उसको लगता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो फॉर्ज्ड है, गलत है, तो आपको डी लिख देगा। सेम इस चीज में होगा, इसमें भी होगा। इसमें भी ऐसे हुआ कि दो तरह के लिस्ट बनाए गए डॉक्यूमेंट के, लिस्ट 1 लिस्ट 2। अगर एक लिस्ट के द्वारा आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं, दूसरा लिस्ट तो करिए, लेकिन यहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं था कि वो जो अधिकारी है या जो भी क्लर्क है वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। और ये सपोज दैट अगर पूरे इंडिया पे लागू कर दी जाती है तब क्या होगा, ये सोचने की जरूरत है। रिपरकशन होगा डिटेंशन सेंटर सीधे। आपने प्रूफ नहीं किया, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले डीएम के पास जाएंगे, डीएम मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया, फिर ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल ने भी अगर मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया, फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप और हम नहीं जानते हैं कि कोर्ट का सिस्टम कैसे चल रहा है पूरे इंडिया में। एक छोटा सा केस अगर आप दर्ज कराने पुलिस के पास जाएं, तब क्या नतीजा होता है। और अगर जब ये पूरा प्रोसेस हमको फॉलो करना है, तो हम रोटी अपना बचाएंगे, अपना पेट बचाएंगे कि एनआरसी का वेबसाइट खोजते रहेंगे। ये कहीं भी आप ये कहें कि पूरे एक्सरसाइज, एक तो वहां जो किया गया वो पूरी तरह से फेल्ड रहा। फेल्ड बेसिस के आधार पर भी अगर आप सोचे कि क्यों वो किया गया, तो हम इस बात से कहीं से भी डिफरेंस नहीं रखते हैं कि सारे मुद्दे को, जो रोटी कपड़ा मकान का आपका मुद्दा है, उसको पूरी तरह से डाइल्यूट करने के लिए आप मांग रहे हैं कि हमको रोजगार दो, उसको नहीं देना है। सिंपल सी बात है। आप पढ़े लिखे, आप कहते हैं कि अब हम ज्यादा पढ़े लिख रहे हैं तो ज्यादा रोजगार दो, लेकिन जितना आप ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं उतना ही वो रोजगार कम कर रहा है। यानी एक होता है ना कि इनवर्स प्रोपोर्शन में हम जा रहे हैं कि जितने लोग स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं, उसी रेशियो में वो रोजगार को और कम कर रहा है। तब तो सर लेबर क्लास के लोगों को तो मिल जाएगा, मल्टी नेशनल कंपनी अब इन्हीं लोगों का सिद्धांत है। तो सर उन्हीं लोगों को तो मिलेगा, दिक्कत हमको और आपको और जो संस्कृत पढ़ने वाले लोगों का है। अब जो सत्ता में, उनके लिए तो कोई भी कानून बन सकता है, उनके फेवर में कुछ भी हो सकता है, उनको क्या प्रूफ करना है। और ये देखिए सबसे बड़ी बात कि एक डिटेंशन सेंटर आपने बनाया। अब थोड़ा सा इसको हम इंटरनेशनल क्राइसिस की तरफ आपको ले जाते हैं कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने बार-बार चेताया इंडिया को कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा भयावह होने वाला है। भयावह इस सेंस में कि सपोज दैट आप एनआरसी की बात किए, लगभग 19 लाख लोगों को आपने एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड करने के बाद आप डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, और डिटेंशन सेंटर बनाने के बाद जैसे ही आपका सिटीजनशिप रद्द हुआ, तो आप कहीं के फिर सिटीजन नहीं रह गए। इसको कहते हैं स्टेटलेस पर्सन। स्टेटलेस पर्सन का मतलब आप किसी भी देश के नागरिक या नेशनल अब नहीं रहे। दूसरा देश आपको लेगा कि नहीं लेगा, ये बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन है। जैसे असम एनआरसी के दौरान जो हुआ, जो 19 लाख लोगों का आप हम बात कर रहे हैं, इस पे हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, उसके आप सिग्नेटरी नहीं है, वो आप पे अप्लाई नहीं होता। गवर्नमेंट एकदम खुश है, बल्ले बल्ले, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। अब सपोज दैट टू डिटेंशन सेंटर आपने असम में बनाया। अब जो वहां रहेगा, आपको ना तो राशन लेने का अधिकार होगा, न चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, न वोट देने का अधिकार होगा, और जो फंडामेंटल राइट 19 में दिया गया है वो भी आप एक्सरसाइज करने के अधिकारी नहीं होंगे। जब सिटीजन नहीं है तो सिटीजन नहीं है, तो ये सब अधिकार खत्म। हाँ, निश्चित तौर पे अनुच्छेद 14 और 21 का आपके पास अधिकार है। उसका हालात आपने देखा होगा, रोहिंग्या मुस्लिम जो सुप्रीम कोर्ट गए तो उसके साथ क्या हुआ। अब स्टेटलेस जैसे ही आप हो गए, उसके बाद दूसरी सरकार तभी लेगी जब वो चाहे, और खास करके तब जब आप में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हो। बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं, तब क्या होगा,
सिटीजनशिप रद्द करके उसको इंडिया में ही डिटेंशन सेंटर में आप रखेंगे। और बार बार आप कह चुके हैं कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। तो बांग्लादेश कहता है कि ठीक है आपका इंटरनल मैटर है, तो आप देखिए हम क्या करें। वो कैसे लेगा, वो भी इनकार करेगा। अब उन 19 लाख लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप उन 19 लाख लोगों के लिए क्या करेंगे? बस डिटेंशन कैंप में रखे रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसी को हैंडल करने के लिए आप कह सकते हैं कि CAA लाया गया। फिर अब जब NRC वहां कराया गया तो ये देखिए अजीब बात कि वहां की बीजेपी की सरकार के मंत्री भी विरोध कर रहे हैं। और जब ये आया तो अब इशू आता है कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक आपके संविधान में शेड्यूल 6 दिया हुआ, वो आसाम के कुछ जिलों पर लागू होता है, लेकिन सभी जिलों पे लागू नहीं होता है। अब तैयारी ये थी कि इस सपोज दैट CAA है, तो इसमें जो बताया गया है कि जो 6 माइनॉरिटी हैं जो दूसरे मुस्लिम देशों से हैं, जहां का धर्म इस्लाम जो है, वहां का राज का धर्म है, वहां पे जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज एक्सेप्ट मुस्लिम एंड ज्यूज, इनको हम इंडिया में लाएंगे। और इंडिया में लाने के बाद देखिए कैसे झूठ बुलवाया जाएगा उन हिंदुओं से भी और मुस्लिमों से भी जो उस डिटेंशन सेंटर में, मान लीजिए 19 लाख में 14 लाख हिंदूज हैं और ये हो गया कि ठीक है वो NRC में इंक्लूड नहीं है, वो हमारे सिटीजन्स नहीं है, इलीगल माइग्रेंट्स है। अब वो रिफ्यूजी भी नहीं रहे, ये ध्यान में रखिएगा, उनको रिफ्यूजी नहीं कहेंगे। रिफ्यूजी उसको कहा जाता है जो किसी स्टेट में किसी देश में धर्म के आधार पर उनके साथ कोई घटना हुई हो, कोई वायलेंस हुई हो, उनको मारा काटा गया और भाग गए। रोहिंग्या जो थे उनको रिफ्यूजी आप कह सकते हैं। लेकिन जब आप स्टेटलेस हो जाते हैं तो ना तो आप रिफ्यूजी हैं, ना तो आप सिटीजन हैं, आप किसी भी आज के जमाने में जो हम समझते हैं राज या देश, किसी के रिकॉग्नाइज्ड मेंबर नहीं। अब उनको कैसे घुसाया जाएगा फिर? तो उन 14 लाख को घुसाने के लिए वो अब ये कहेंगे कि नहीं, हम तो मान लीजिए NRC में यहां एक्सक्लूड हो गए। एक्सक्लूड होने के बाद ये हमसे कहलवाया जाएगा, सपोज दैट हम NRC से एक्सक्लूडेड हैं और डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं और हिंदू, हमसे ये कहलवाया जाएगा कि 31 दिसंबर 2014 से पहले हम किसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से भाग करके इंडिया में आ गए थे और इसलिए अब हम क्या होंगे? सिटीजन। अब जो है हम मतलब वो जितने 14 लाख लोग थे उनको अब हम सिटीजन मान लेंगे, बाकी बचे मुस्लिम्स, तो इस देश के नागरिक नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, जिसको हम बार बार सोशल मीडिया पर भी लिख रहे थे, डेडली कॉम्बिनेशन है ये महज कॉम्बिनेशन नहीं है, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। और ये देखिए लॉजिक का अगर हम बात करें, उसका बात करें, कहीं भी एक्ट में, पूरे एक्ट को आप उठा के देख लीजिए, जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें कहीं भी रिलीजियस परसिक्यूशन को डिफाइन नहीं किया हुआ कि क्या होता है ये परसिक्यूशन। इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि मान लीजिए कि आप म्यांमार की बात करें, म्यांमार में भी स्टेट रिलीजन है बुद्धिज्म, श्रीलंका में भी बुद्धिज्म है स्टेट रिलीजन, और भी जगह पे मान लीजिए चाइना में भी मुस्लिम्स हैं, नेपाल में भी हिंदू हैं। तो हम ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर कहां टिकेगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, सॉरी टू से, लेकिन जिस तरह से जुडिशियरी का अप्रोच इस इशू के प्रति रहा है, अभी बहुत सारे रिट्स फाइल हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिट्स को ले जाइए हाई कोर्ट के पास, ट्रायल कोर्ट नहीं। जब छोटी सी छोटी चीजें, भैया रहे भी हैं जुडिशरी का पूरा अप्रोच भी जानते हैं, सर भी जानते हैं, छोटी छोटी चीजें कहीं पे अगर मान लीजिए कि कुछ भी चीज होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों पे सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन लेता है। अब बताइए कि इतना बड़ा क्राइसिस इस देश में चल रहा है, पूरा छात्र कम्युनिटी रोड पर है,
वहां सुप्रीम कोर्ट के पास कंसेंस नहीं है। वो कहता है कि ट्रायल कोर्ट के पास जाइए, आप सुप्रीम हाई कोर्ट के पास जाइए, वहां के बाद हम देखेंगे मामले को। क्या है, किस पे विश्वास करें, क्यों विश्वास करें भाई, और किस आधार पे विश्वास करें? अब उनके पास ये लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है कि नहीं ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला नहीं है, ये तो लोकल है। सारे स्टूडेंट कम्युनिटी पूरे रोड पर है, सारी पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, और ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला नहीं है जुडिशियरी का। किस पे विश्वास? क्या अब विश्वास करने लायक क्या बचा है? हम जुडिशियरी पर विश्वास करें कि इतना बड़ा मसला चल रहा है, एक स्ट्रोक में हो सकता है कि 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ लोग को सिटीजनशिप से डिबार कर दिया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट के लिए चिंता की विषय नहीं। और यह सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हाई कोर्ट के पास जाइए, हम ट्रायल कोर्ट नहीं है, यही लैंग्वेज है, वी आर नॉट अ ट्रायल कोर्ट, गो टू द हाई कोर्ट्स, गो टू द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट देखेगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या हो सकता है। एक होता था ना कि ह्यूमैनिटी नाम की चीज बची हुई है, यह चीज याद दिलाता है। सुने होंगे हैवियस कॉर्पस केस, शिवकांत शुक्ला का एक केस था इमरजेंसी के दौरान, उसमें जस्टिस पीएन भगवती भी थे। बाद में उन्होंने कन्फेस किया था कि हमने जो किया, जो सर ने अभी चर्चा वो कर रहे थे अयोध्या जजमेंट के बारे में, कि सारे रीजन कहते हैं कि इसका कंक्लूजन ये होना चाहिए, लेकिन सारे रीजन लिखने के बाद जब कंक्लूजन लिखना था तो आपने उसको पलट दिया। ये पीएन भगवती साहब एक इंटरव्यू में कन्फेस किए हैं कि हमने जो भी किया उस समय वो गलत किया, और उसी का नतीजा था कि मेनका गांधी के केस में हमने सारी चीजों को पलटते चला गया। उस गलती का एहसास था। शायद इन लोगों के भी पास ऐसी कोई हो रीजन जो ये सोचे कि पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी रोड पर है, उसके बाद भी हम नहीं सोच रहे, जरूरत ही नहीं महसूस कर रहे हैं कि हम रिट को एंटरटेन करें। अब आप आइए उसके बाद थर्ड लेवल पे कि इंटरनेशनल लेवल पे आप क्या हो रहा है आपके साथ। उस एस्पेक्ट पे सर ने और जो भी स्पीकर्स थे उस पे बहुत अच्छे से चर्चा हुआ कि आपका जो एक विश्व गुरु बनने का होता, एक आप कह सकते हैं एक नरेटिव था विश्व गुरु। हम सुन रहे थे उस लड़की का इंटरव्यू जो झारखंड की थी, जो काफी ट्रोल किया था कि हम संविधान पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? इसलिए कि हम चुप रहे, इसलिए पढ़ते हैं कि आप जो कह रहे हैं वही हम मान लें। कितना माने, कितना माने भाई, क्या लिमिट है उसका कुछ? और जब हम सवाल पूछते हैं कि आखिर भाई ये क्यों, हमको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो, हमको रोटी क्यों नहीं दे रहे हो, हमको कपड़ा क्यों नहीं दे रहे हो, तब सिंपल सा टैग है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि तुम एंटी नेशनल, तुम एंटी नेशनल हो। तो भाई ये पूरे विश्व में जो आपके समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, वो सब एंटी नेशनल हो गए, वो सब एंटी नेशनल हो गए। और आप पूरे वर्ल्ड ओवर आप देख लीजिए जो आपका इमेज बना हुआ है, चाहे वो शिंजो अबे की चर्चा आई, चाहे बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर की चर्चा आई, चाहे 19 जो भी विश्वविद्यालय हैं पूरे संसार में फैले उनके अपोजिशन का आपका मसला आया, ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि एक डिजाइन की तरह ये सारी चीजें की जा रही हैं, जो कि बखूबी तरीके से उसको रखा गया है। और वो डिजाइन जो है, ये मत समझिए कि हम केवल मुस्लिमों के खिलाफ हैं, ये आपके और हमारे खिलाफ है, ये स्टूडेंट कम्युनिटी के खिलाफ है, और खास करके जो हाशिए पर लोग हैं उनके खिलाफ। और ये हमारा और आपका जवाबदेही बनेगा कि उनको रोड पे लाएं, उनसे बात करें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान से बड़ा नहीं होता। उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। वो नहीं अवेयर है, वो नारों में विश्वास कर लेंगे,
वो भारत माता की जय का बात करिएगा तो तुरंत सेंसिटिव हो जाएंगे। और शायद इस बार जो स्टूडेंट मूवमेंट इस तरीके से जो इमर्ज हुआ है, जैसा कि सर ने भी कहा कि 1974 के बाद पहली बार लग रहा है कि एक स्टूडेंट मूवमेंट हुआ। और शायद अगर हम कहें अपने शब्दों में तो शायद पॉलिटिकल पार्टी जो रूप में फैल रही हैं, लेकिन स्टूडेंट मूवमेंट मतलब वो स्टूडेंट नहीं जो आपके सत्ताधारी दल का स्टूडेंट भी, और तो आपके रोड पे भी प्रदर्शन करता है कि एनआरसी के समर्थन में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कर ही रहा। तो एक वो भी स्टूडेंट यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस समझ को ले जाना होगा, खास करके ऐसे रिपोर्ट्स जो ग्राउंड लेवल के, इनको शेयर करिए, इसको डिस्कस करिए, लोगों को बताइए कि नहीं ये बहुत घातक है। और उस डिजाइन को, जो कम्युनल डिजाइन हो, डिजाइन तभी टूट सकता है जब आपके पास अपना डिजाइन हो। और वो यही डिजाइन है, शायद यही डिजाइन है, हो सकता है एक दूसरा इफेक्टिव वर्जन हो, उसका यही डिजाइन है कि आप ये कहें कि नहीं ये केवल मुस्लिम के खिलाफ नहीं, इससे हर व्यक्ति प्रभावित होने जा रहा है। और रही बात आपके संविधानवाद का, तो अब हमें नहीं लगता कि संविधानवाद का बात करना जो है ना, इस खास करके इस रिजीम में कहीं से भी उचित। संविधान न तो है न संविधानवाद है। आप कह सकते हैं कि एक रेडिकल अप्रोच है, ये कह सकते हैं आप कि एक रेडिकल अप्रोच है, लेकिन किससे उम्मीद करें? जुडिशरी भी हाथ खड़ा कर दिया, अब क्या कहेंगे? जब वो कहेगी तब कि हम हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो तो नहीं कहेगी। जुडिशरी तो कभी नहीं कहेगी कि हम हाथ खड़ा कर दिए, हम तो अभी भी हैं आपके पास हैं। अरे भाई कब के लिए? तो एक ही आपके पास उपाय बनता है या बचता है कि आप रोड पे आए, बात रखें, और खास करके लोगों के पास हम लोग को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करना होगा। और हम एक और मतलब आप कह सकते हैं उसको सजेशन, कि जहां एनआरसी हुआ है, खास करके आसाम में राष्ट्रीय नेतृत्व के आईएसएफ के लोग बैठे हुए हैं, कि एक टीम बनाइए वहां विजिट करने के लिए, या वहां पे जो भी आपकी यूनिट है उसे कहिए कि इस पे थोड़ा सा कंक्रीट हमको रिपोर्ट दीजिए, ताकि हम, ठीक है थियोरेटिकल हम लोग बात कर रहे हैं कि कानून का शासन है, संविधान ने ऐसे कहा है, ऊपर से नीचे जाने से समस्या समझ में नहीं आती जब तक आप नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाते। और ये तभी होगा या तो हम खुद जाएं, या संगठन जाए, या संगठन का डेलीगेशन जाए, पार्टी का डेलीगेशन जाए। और ये अनफॉर्चुनेट है, इंडियन पॉलिटिक्स में कहिए, चाहे आप स्टूडेंट मूवमेंट में कहिए, कि हम एनआरसी को हर फोरम पे अपोज कर रहे हैं, लेकिन एक भी डेलीगेशन नहीं जाता है आसाम के। हम देखेंगे ग्राउंड रियलिटी क्यों वहां पे ये फेल हुआ, क्यों और कैसे हम अपोज करें। नारों से अपोजिशन नहीं होगा, बहुत लेवल तक नहीं होगा, बहुत दूर तक नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे कि एक बार उसको देखिए, क्योंकि संविधान, आप ये समझिए कि संविधान उसके लिए मायने रखता है जो संविधान का आदर करता है और ये सोचता है कि ये हमारे लिए गाइडलाइन। लेकिन जिस दिन आप ये सोच ले कि संविधान हमारा साधन है किसी गोल तक पहुंचने का, उस दिन वो संविधान आपके हक और हुकूक की बात नहीं करे। और आज का संविधान, हम ये नहीं करेंगे संविधान गलत है या संविधान के आदर्श गलत है, लेकिन जो उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरीके से कर रहा है, जिस डिजाइन से कर रहा है, उसमें वी द पीपुल ऑफ इंडिया नहीं, वी द पीपुल ऑफ बीजेपी जरूर हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया नहीं। और अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हमारे रोटी कपड़ा मकान की बात तो करेगा, तो आप तो दिमाग से निकाल दीजिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत मिल जाएगा, उन लोगों को तो मिल ही जाएगा जो शासन में है, शासन के फेवर में, लेकिन कब तक मिलेगा, उनको भी रियलाइज होगा। शायद ये सिचुएशन उस समय भी रही होगी जब कांग्रेस की सरकार गई थी,
उस समय भी कुछ लोग विरोध कर रहे होंगे, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। परेशान मत होइए, एक दिन में नहीं होता, लेकिन होता है। तो हम ये कहेंगे कि संविधान का इंटरप्रिटेशन उनका ये है